हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरंदा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का वापस से स्वागत है, जहां पर हम भारत के प्राचीन समय के अंदर एक ऐसे राजा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया को फिर से एक करने का प्रयास किया था, जब पूरा नॉर्थ इंडिया बिखर चुका था। जब वो पूरा नॉर्थ इंडिया बर्बादी के कगार पे था, इन्होंने उसे एक छत्र छाया में लेके आए और पूरा उसे कंसोलिडेट किया और वापस से उसे पुनर्ग्रेड बनाने का प्रयास किया। लेकिन इनके पतन के बाद वापस से कुछ ऐसे साम्राज्य नॉर्थ इंडिया के अंदर उभर के आते हैं जो अपने आप में ही इस तरीके से लड़ेंगे कि ये जो लड़ाई है लगभग 300 सालों तक चलते चले आएगी। और इन 200 से 300 सालों के भीतर जिस लेवल का भारत के अंदर, स्पेशली द नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन एरिया, जिस लेवल की वहां पे बर्बादी हुई, वो बर्बादी कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है फॉर द इस्लामिक इन्वेडर्स टू इन्वेड इंडिया, जैसे कि मोहम्मद गजनी और फिर उसके बाद मोहम्मद घुरी। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम उन्हीं की बात करेंगे, दैट इज रीजनल किंगडम्स राइज इंडिया आफ्टर हर्षवर्धना। लेकिन यहाँ पर इन डायनेस्टीज के बारे में जानने से पहले वंस अगेन आप हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस को और सपोर्ट करें, आप और ज़्यादा अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाएं, और उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज द वेरांदा आईएएस हिंदी। अब यहाँ पर इन रीजनल किंगडम्स के बारे में जानने से पहले, और अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं, तो 3 रीजनल किंगडम्स बन के आए थे। एक था द पाला एम्पायर, दूसरा था द राष्ट्रकूटास, ठीक है, एंड तीसरा जो है इट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर गुर्जर प्रतिहार। ये 3 डायनेस्टीज बन के आई थी। लेकिन इन 3 डायनेस्टीज के बारे में जानने से पहले हमें कुछ तो भी हर्षवर्धना के बारे में जानना चाहिए कि हर्षवर्धन ने कैसे पूरे नॉर्थ इंडिया को एक रखने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जब मैं हर्षवर्धन की बात करता हूँ, सो देखिए, हर्षवर्धन के पहले जो साम्राज्य था इट वाज द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जो है 319-20 एडी में, जब उसके सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर चंद्रगुप्ता वन ने इस डायनेस्टी को कंसोलिडेट किया, एंड चंद्रगुप्ता वन को कहा जाता है द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन इंडिया। तो चंद्रगुप्ता वन के बाद, मतलब 319-20 के बाद से लेके लगभग 500 एडी तक गुप्ता एम्पायर जो था ना, वो अपने चरम सीमा पे था। लेकिन 500 एडी के बाद क्या हो गया कि गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया। क्यों? क्योंकि विदेश से एक बारबैरिक ट्राइब, जिसको हून भी कहा जाता है, वो भारत के अंदर इन्वेड करता है और गुप्तास को डिफीट करता है। अब उसी टाइम पे जब गुप्तास यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो गुप्तास ने क्या किया था, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, और इसी प्रोविंसेस को उन्होंने अपने जो पावरफुल उस एरिया के जो फैमिलीज है उनके नेतृत्व में उन्होंने रख दिया। तो ऐसे 4 अलग अलग फैमिलीज बन के आई। ये वाला जो एरिया है दैट इज हरियाणा एंड पंजाब वाला, यहाँ पर जो फैमिली ने रूल किया उसको हम कहते हैं द पुष्य भूति। यहाँ पर जो कन्नौज वाले एरिया के अंदर जिस फैमिली ने रूल किया उसको हम कहते हैं द मौखारी। यहाँ पर जो गुजरात वाले एरिया के अंदर जिसने रूल किया उसको हम कहते हैं दी मैत्रक रूलर्स। एंड यहाँ पर जो बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर था उनको हम कहते हैं द गाउडास, और ये वाले क्षेत्र के अंदर थे मालवास। तो जब हम पुष्यभूति की बात करें, तो पुष्यभूति का जो कैपिटल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में लिखा भी हुआ है। अगर मैं बस इसको इरेज करके ऐसे कर लूं और यहाँ पे लिख दूं पुष्यभूति, पुष्यभूति, तो इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था थानेश्वर, ठीक है। पुष्यभूति का कैपिटल है थानेश्वर। मौखारी का कैपिटल है कन्नौज, इनका कैपिटल है वल्लभी, और यहाँ पर दे हैड द दी कैलकटा नियर दी बंगाल एरिया। तो यहाँ पर गौड़ा रूलर्स थे। एंड देन मालवा मतलब क्या हो गया? द मध्य प्रदेश वाला एरिया। सो गुप्तास के डिक्लाइन के बाद ये फैमिलीज पावर में आती हैं, और जब ये फैमिलीज यहाँ पर पावर में आ रही है तो इनके बाद क्या होता है कि ये लोग
कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल में थे एक दूसरे के साथ। और उसी समय पे पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते थे हर्षवर्धना। हर्षवर्धना यहाँ पर बहुत कम आयु के अंदर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 606 ये राजा बनते हैं एंड 647 में इनका डेथ हो जाता है। और यहाँ पर इतने समय में जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने क्या कर लिया, ये जो पूरा आप ये जो पिंक वाला जो सेगमेंट देख रहे हैं ना, ये पूरे एरियाज को हर्षा ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। अब जब हर्षा यहाँ पे कैप्चर कर चुके थे तो हर्षा के टाइम पीरियड पे भी क्या था ना कि कुछ इन्होंने एरियाज जो हैं अपने पावरफुल जो लोगों को दे दिए थे, पावरफुल डायनेस्टीज को इन्होंने रूल करने के लिए दे दिए थे। जैसे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लैन था, द राजपूताना क्लैन, जिनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। अब ये जो गुर्जर प्रतिहार है, इनको यहाँ पे रूल करने दे दिया। यहाँ पर जो क्लान था जिसको हम कहते हैं मैत्रक, मैत्रक यहाँ पे हर्षवर्धना के नीचे ही, हर्षवर्धना के ओवर पावरिंग अथॉरिटी के नीचे ही यहाँ पर मैत्रक लोग रूल कर रहे थे। अब यहाँ पर जो बंगाल एरिया था, बंगाल एरिया के अंदर क्या हुआ कि जो एक रूलर थे, मतलब यहाँ पे बंगाल के अंदर कौन पावर में आता है आफ्टर हर्षवर्धना, दैट इज द पाल रूलर्स। लेकिन पाल रूलर्स के बारे में यहाँ पे जानने से पहले आपको एक कहानी जाननी पड़ेगी कि भाई पाल रूलर्स यहाँ पर पावर में कैसे है। तो अब होता क्या है कि जब हर्षवर्धन यहाँ पे राजा नहीं बने थे, हर्षवर्धन के फादर जो थे ना, उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो इस वर्धन राजघराने के, मतलब जो पुष्यभूति राजघराने के रूलर थे। तो प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। एक थे राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के सबसे बड़े भाई हैं, दूसरी उनकी बहन थी, बड़ी बहन, दैट इज राज्यश्री, और तीसरे स्वयं हर्षवर्धन थे। अब होता क्या है कि राज्य प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी जो कन्नौज के राजा है ना, जिनका जो मौखारी रूलर थे, जिनका नाम था ग्रह वर्मन, ग्रह वर्मन, उनसे करवा दी। और प्रभाकर वर्धन का डेथ होने के बाद राज्यवर्धन यहाँ पर स्वयं राजा बन गए। अब होता क्या है कि उस समय पे ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, जो मैंने आपको बोला था गावड़ास को दिया गया था, तो गावड़ास के इस एरिया के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है शशांका। तो शशांका अब क्या करते हैं कि शशांका यहाँ पर हमला करते हैं ऑन द कन्नौज, दैट इज मौखारी रूलर्स। और जैसे ही वो हमला कर देते हैं, हमला करने के बाद वो जो मौखारी रूलर थे ग्रहवर्मन, यहाँ पर गावड़ाज ने, जो शशांक थे, उन्होंने मालवा डायनेस्टी के साथ मिलके यहाँ पर कन्नौज के ऊपर हमला किया और ग्रहवर्मन को इन्होंने क्या कर दिया, मार गिराया। और उनकी जो पत्नी थी दैट इज राज्यश्री, उनको क्या किया गया, अपने कब्जे में रख लिया गया। तो जब अपने कब्जे में रख लिया तो यहाँ पर जो राज्यवर्धन थे वो नहीं देख सकते थे कि उनकी बहन कब्जे में। तो राज्यवर्धन ने क्या किया, यहाँ पर शशांक गावड़ा और जो यशोवर्मन थे मालवा के रूलर, उनके खिलाफ इन्होंने अपना जो कैंपेन है वो शुरू किया और यहाँ पे जंग का ऐलान किया। अब उस जंग में होता क्या है कि राज्यवर्धन जो है उनका डेथ हो जाता है। और उस टाइम पे हर्षवर्धन जो है सिर्फ मतलब हर्षवर्धन एक टीनेज लाइफ में है। तो हर्षवर्धन बहुत कम आयु के अंदर फिर वो यहाँ पे 606 में राजा बनते हैं। और 606 में राजा बनने के बाद वो क्या करते हैं कि अपनी बहन को बचाने के लिए वो कन्नौज जाते हैं और वहां पर वो शशांक के आर्मी को डिफीट करते हैं। जैसे ही वो शशांक की आर्मी को डिफीट करेंगे, शशांक को, ऑल्दो शशांक वहां होते नहीं है, शशांक वापस से बंगाल आ जाता है, तो इसके वजह से शशांक की आर्मी को डिफीट करके कन्नौज के क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेते हैं हर्षवर्धन। और धीरे धीरे करके क्या होता है, हर्षवर्धन अपने एरियाज को एक्सपांड करने का प्रयास करते हैं। तो 606 से 627 तक ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन करते रहते हैं। और जब वो वही एक्सपेंशन करते रहते हैं तो उस टाइम पे 618 के अंदर 618-19 के अंदर क्या होता है कि ये जो व्यक्ति हैं हर्षवर्धना शशांक को डिफीट करते हैं। शशांक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर इनकी बहन को
राज्यश्री को कब्जे में रखा था। तो जैसे ही वो शशांक को डिफीट करते हैं, मतलब गौड़ा रूलर्स के पावरफुल रूलर शशांक जैसे ही हार जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद जो बंगाल के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा टर्मोइल क्रिएट होता है। क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं, क्योंकि जब जब कोई पावरफुल राजा का डेथ होगा, तब तब वहां पे उनके साम्राज्य में कुछ कुछ ऐसे लोग उभर के आएंगे जो ये सोचेंगे कि वही उस क्षेत्र के अंदर पावर को कैप्चर कर ले। और यही चीज वहां पे हो रहा था कि शशांक के डेथ के बाद क्या हो गया, एक बहुत बड़ा पावर टर्मोइल वहां पर क्रिएट होता है। कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है, ऐसे करते करते बहुत सारा केओस वहां पर आ जाता है। दैट इज बेसिकली एक मत्स्य राज, एक मत्स्य राज यहाँ पे शुरू हो जाता है। मतलब एक आई एम सॉरी, मतलब एक एनार्कियल सिचुएशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। एनार्कियल सिचुएशन मतलब कोई भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं था। मतलब लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था। और जब वही लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, बाय द टाइम पीरियड ऑफ 740s एंड 750s एक नया राजघराना यहाँ पे इमर्ज होता है, जिनको हम कहते हैं दी पाला रूलर्स। तो यहाँ से क्या होता है कि पाला रूलर्स इमर्ज होके आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बेसिक यहाँ पे बताऊं, तो हर्षवर्धन का इतना बड़ा एरिया था। अब हर्षवर्धना का डेथ जो होता है 647 में, जब हर्षवर्धना का डेथ होता है, यहाँ पर भी पावर स्ट्रगल शुरू होता है। क्योंकि अभी मैंने वही आपको बताया कि कोई भी पावरफुल व्यक्ति के डेथ के बाद पावर स्ट्रगल शुरू होगा। तो यही पावर स्ट्रगल होते होते बाय द टाइम पीरियड ऑफ 750 क्या हो जाता है कि तीन मेजर पावरफुल डायनेस्टीज इमर्ज होके आते हैं। और इनको हम पोस्ट हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में रीजनल डायनेस्टीज कहते हैं। और वो तीन डायनेस्टीज कौन से होते हैं, एक इस क्षेत्र के अंदर जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो यहाँ पे आते हैं, एंड ये लोग भी लगभग 750 एडी के अंदर आते हैं। इस क्षेत्र के अंदर राष्ट्रकूटाज आते हैं, राष्ट्रकूटाज यहाँ पर आ जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर पाला रूलर्स यहाँ पर आते हैं। तो ये तीनों भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड लगभग 750 के अंदर ये तीनों भी डायनेस्टीज बन के आती है। 750 में ये तीनों डायनेस्टीज बन के आती है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि पालास, हर्षवर्धना ने जब शशांक को डिफीट किया, तो शशांक को डिफीट करने के बाद पूरा मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर, एनार्कियल सिचुएशन एंड ऑल दैट चीज़ें हो गई थी। तो जब एनार्कियल सिचुएशन हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पावर लेने का प्रयास करते हैं, एंड बाद में आफ्टर डेकेड्स एक पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज होके आता है। उसी हिसाब से गुर्जर प्रतिहार भी जो हैं वो इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा पावर में थे। एंड ये लोग हर्षवर्धन जब रूल कर रहे थे ना, तभी भी ये लोग यहाँ पे थे, लेकिन वो पावर में उतना ज़्यादा नहीं आए। बस हर्षवर्धन के डेथ के बाद फिर ये लोग बहुत ज़्यादा पावर में आते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर जो मैत्राक रूलर्स थे वो लोग हर्षवर्धन के नीचे ही थे। ठीक है, वो लोग हर्षवर्धन के नीचे ही थे, एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाए थे इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। अब बच गया कौन सा, एक मेजर राजघराना जो है राष्ट्रकूटास। अब राष्ट्रकूटास की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो राष्ट्रकूटास में हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रकूटास भी 750 में इमर्ज हो गया है। लेकिन राष्ट्रकूटास के 750 में इमर्ज होने से पहले कौन सी डायनेस्टी वहां पर थी, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। तो जब हर्षवर्धन यहाँ पे रूल कर रहे थे 606 से 647 एडी तक, तो इस समय पे क्या होता है कि यहाँ पर जो डेक्कन एरिया है ना, यहाँ पर एक डायनेस्टी रूल करती है जिसको हम कहते हैं द चालुक्यास। अब ये जो चालुक्य डायनेस्टी है, ये चालुक्य डायनेस्टी के एक बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। अब ये जब रूलर यहाँ पे रूल कर रहे थे, ये भी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 600 20 30 40 इन्होंने रूल किया। अब जब चालुक्यास यहाँ पे रूल कर रहे थे ड्यूरिंग इन द साउथ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एरिया, उसी टाइम पीरियड पे ईस्टर्न इंडिया के अंदर एक दूसरी डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसको हम कहते हैं द पल्लवास। तो हर्षवर्धन
पे टाइम पीरियड पे ये दोनों डायनेस्टीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हुआ करती थी, झगड़ते रहती थी। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो गया कि पहले चालुक्यास जीत जाते हैं, फिर उसके बाद पल्लवास चालुक्यास को हरा के पल्लवास जीत जाते हैं। लेकिन चालुक्यास का पूरा वंश यहाँ पे खत्म नहीं होता, चालुक्या के कुछ रूलर यहाँ पे तो भी जीवित रहते हैं। अब उसी में से एक चालुक्या के रूलर थे जिनका नाम था कीर्ति वर्मन। एक चालुक्या के रूलर थे यहाँ पे जिनका नाम था कीर्ति वर्मन। अब ये जो कीर्ति वर्मन है, ये चालुक्यन रूलर थे। क्या होता है कि जब कोई रूलर कमजोर पड़ जाता है तो वहां पर वो जो कमजोरी के वजह से क्या हो जाता है कि कोई अगर दूसरा उसके नीचे काम करता रहेगा, वो यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंस लेने का प्रयास कर लेता है। सो यहीं पर एक दूसरे व्यक्ति होते हैं जो इनके फ्यूडेटरी होते हैं। फ्यूडेटरी मतलब ये मेन राजा होते हैं, और इनके नीचे जो एक राजा होते हैं उनका नाम होता है दांती दुर्ग। ठीक है, उनका नाम होता है दांती दुर्ग। आप या तो उनको दांती दुर्ग कह सकते हैं या आप उनको दांती दुर्ग कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दांती दुर्ग ने यहाँ पर इन्होंने देखा कि भाई कीर्ति वर्मन जो है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अब क्योंकि वो कमजोर है तो इसके वजह से यहाँ पर मुझे अपना एरिया बना लेना चाहिए। सो राष्ट्रकूटाज ने यहाँ पर क्या किया कि दांती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन टू को हरा के यहाँ पर अपना खुद का एरिया एस्टैब्लिश कर लिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी बाय 750s, और वहां पे बन जाता है द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब यही तीन डायनेस्टीज मेजर लेवल पे, दैट इज गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पालास, यही तीन डायनेस्टीज क्या करती हैं, अब इनके बीच में वो स्ट्रगल शुरू होगा। अब वही स्ट्रगल यहाँ पर जब हम माइथराक्स और जो छोटे छोटे डायनेस्टीज है वो इतने ज्यादा यहाँ पे पावर में नहीं रहेंगे, या तो अब क्या होगा कि उनको ये लोग कब्जा करेंगे, फिर कोई और उनके ऊपर कब्जा करेगा, फिर कोई और उनके ऊपर कब्जा करेगा। तो ये जो छोटे छोटे डायनेस्टीज थे वो कहीं ना कहीं अपने मतलब कोई भी अगर उनके ऊपर राज करना कोई भी अगर उनके ऊपर राज करता तो वो उनके साथ मिल जाते, तो वो उनके साथ जुड़ जाते। ऐसा करके ये तीनों डायनेस्टीज जो हैं फिर जाके बनती हैं। दैट इज व्हाई रीजनल किंगडम्स राइज इंडिया आफ्टर हर्षवर्धन की हम बात करते हैं। अब ये जो डायनेस्टीज थी, गुर्जर प्रतिहार एक हिंदू डायनेस्टी थी, मतलब एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी। राष्ट्रकूटास भी एक हिंदू डायनेस्टी थी, बट जो ये जो पाला रूलर्स हैं ये एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। और कहा जाता है कि ये जो पाला रूलर्स हैं ये लास्ट स्टेट पेट्रोनेज वाले बुद्धिस्ट डायनेस्टी हैं, क्योंकि पालास के बाद कोई भी स्टेट पेट्रोनेज वाले और स्टेट लेवल बुद्धिस्ट अडॉप्टेड वाले कोई भी डायनेस्टी नहीं रही है। तो ये एक सिनारियो है। इस हिसाब से यहाँ पे जो राइज है ना वो होता है। अब यहाँ पर लेट अस जस्ट स्टार्ट, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फिर ये जो रूलर्स हैं यहाँ पर इन डायनेस्टीज को क्रिएट करते हैं। जब हम यहाँ पर आप देखिए पाला डायनेस्टी कब बना, 750s, गुर्जर प्रतिहार 730s, राष्ट्रकूटास 753, बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 740-50 के टाइम पीरियड पे ये सारे डायनेस्टीज क्या होते हैं, बनते हैं। जब यहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर जो पाला डायनेस्टी है, मैंने आपको क्या बताया था, अब देखो पाला मतलब जो है ना, ये जो पाला रूलर्स हैं, ये पाला रूलर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक मत्स्य राज था, ठीक है, द फिश किंगडम लाइक। सो इस मत्स्य राज को खत्म करके ये जो पाला रूलर्स थे, जिनके सबसे पहले व्यक्ति थे गोपाल, उन्होंने क्या किया, पावर को अज्यूम किया बंगाल में, और उन्होंने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर लाया। और लॉ एंड ऑर्डर लाने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक खुद की डायनेस्टी बनाई, एंड दैट डायनेस्टी इज गोइंग टू बी द पाला डायनेस्टी। और पाला डायनेस्टी यहाँ पर देखिए, हिज फ्यूडल चीफ्स इलेक्टेड हिम एज द एम्परर ऑफ द गौड़ा इन द 8th century AD। ठीक है, मतलब जब पूरा बंगाल का एरिया डिवाइडेड था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना पावर यहाँ पे कैप्चर कर लिया था अलग अलग एरियाज में।
जब ये एरियाज के अंदर कैप्चर कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये सब अलग अलग एरियाज के जो लॉर्ड्स होते हैं उनमें से सबसे पावरफुल लॉर्ड होता है गोपाल, और गोपाल देन बिकम्स द रूलर। अब इनका जो कैपिटल था वो मुडगागिरी, नाउ इन मुंगेर। अब मुंगेर जो है आज के टाइम में बिहार के अंदर आता है, आज के टाइम में बिहार के अंदर आता है। अब ये जो एरिया है, जब मैं यहाँ पे बंगाल बोल रहा हूँ तो उस जमाने का बंगाल कहीं ना कहीं आज के जमाने का बिहार को भी अंडरटेक करता है, ठीक है, एंड वो बंगाल को भी अंडरटेक करता है एंड बांग्लादेश को भी अंडरटेक करता है। एंड ही यूनिफाइड बंगाल एंड ब्रॉट मगध अंडर हिज कंट्रोल। इसके बाद जब गुर्जर प्रतिहार की बात करते हैं तो देखिए साथियों, इनका जो टाइम पीरियड देखिए ये कितने सालों तक यहाँ पे प्रेवालेंट है, ठीक है, मोर देन 300 ईयर्स ये लोग यहाँ पे प्रेवालेंट है। जो नागभट्ट है उनका कैपिटल उज्जैन होता है और इनका रेंज जो है मंदौर से लेके ग्वालियर तक था। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो एक्सपेंशन ऑफ अरब्स थे, ओके, उनको इन्होंने रोका। फिर इसके बाद दांती दुर्ग, जैसे मैंने आपको बताया, इनका कैपिटल क्या था, मान्यखेड़ा, जो आज के टाइम पे सोलापुर के अंदर आता है। और इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो ये कौन थे, ही वॉज द फ्यूडेटरी ऑफ द चालुक्यास। चालुक्यास में कौन है वो, कीर्ति वर्मन इज द पर्सन। एंड यहाँ पर ही वॉज सक्सीडेड बाय कृष्णा वन हु बिल्ड द रॉक टेम्पल। अब ये सब जो चीजें हैं ना साथियों, दिस वी शैल बी लुकिंग एट द अनदर सेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बताया कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर है, राष्ट्रकूटास कहाँ पर है और पालास कहाँ पर है। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना साथियों, ये डायग्राम होता है ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। मतलब ये तीनों भी जो लोग हैं, ये तीनों भी जो डायनेस्टीज हैं, वो एक ही क्षेत्र के लिए लड़ते जा रहे थे, एक दूसरे को मारते जा रहे थे और अपने आप की बर्बादी लिखते जा रहे थे। तो उस क्षेत्र, वो जो क्षेत्र के लिए लड़ाई की जा रही थी उसको कहा जाता है द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और हम मतलब अगले सेशंस के अंदर उसी चीज के बारे में बात करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स इस सेशन के लिए बस इतना ही रखेंगे एंड आई सी यू अप इन द नेक्स्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशंस, ठीक है। एंड वंस अगेन टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत। Veranda IAS, where your dream becomes reality.